यकम नवंबर 2013 वजीरिस्तान धमाकों से गूंज उठा। मीरान शाह की सड़क पर चलती एक गाड़ी को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला बिल्कुल प्रिसाइज था। गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसमें सवार कोई शख्स जिंदा न बच सका। उस जमाने में पाकिस्तानी हुदूद में ड्रोन हमले मामूल की बात थी, लेकिन यह हमला गैर मामूली था, इंतहाई गैर मामूली। क्योंकि मीरान शाह में जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था वो किसी और की नहीं बल्कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की थी। पाकिस्तान में उस वक्त एक बहस जोरों पर थी, तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए या मुज़ाकरात। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत ने यह बहस ख़त्म कर दी। पाकिस्तान ने नहीं, अमेरिका ने फैसला कर दिया। ड्रोन हमलों ने महसूद और मुज़ाकरात दोनों को ख़त्म कर दिया। तालिबान ने इल्ज़ाम लगाया मुज़ाकरात सिर्फ बहाना थे, इस्लामाबाद ने हमारे अमीर को धोखे से कत्ल करवाया, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तालिबान की धमकी सीरियस थी, मुल्क हाई अलर्ट पर था और फिर वो खौफनाक रात आ गई। तालिबान ने वजीरिस्तान का बदला ले लिया, कहीं और नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में। एक ऐसा हमला जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये रियासती कमजोरी थी, नेग्लिजेंस या फिर तालिबान की बढ़ती हुई कुव्वत। दहशतगर्दों ने कराची का ही इंतखाब क्यों किया और उनको एयरपोर्ट की इतनी प्रिसाइज मालूमात कैसी थी? ये कोई इनसाइडर जॉब तो नहीं थी? और सबसे बढ़कर ये सवाल कि जिस मुल्क में एयरपोर्ट महफूज ना हो वहाँ आवाम का क्या हाल हो? तो आइए चलते हैं कराची के एक और ट्रैजिक थ्रिलर की तरफ, आपके लाइक सब्सक्राइब के साथ। 8 जून 2014, टाइम था रात के 10:30 बजे। कराची वालों के लिए अपना एयरपोर्ट भी किसी तफरी मकाम से कम नहीं, लेकिन शायद हमारी जेनजी ऑडियंस ने एयरपोर्ट का ये वाला हिस्सा नहीं देखा होगा जिसे पुराना एयरपोर्ट या हज टर्मिनल भी कहा जाता है। ये जो आपको मैप पर नजर आ रहा है ना, ये है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अगर इससे थोड़ा सा लेफ्ट पर जाएं तो ये रहा पुराना एयरपोर्ट जो कार्गो या स्पेशल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने एयरपोर्ट और जिन्ना टर्मिनल के एंट्रेंस तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एयरपोर्ट्स पीछे से एक ही रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, पुराने एयरपोर्ट से दाखिल होकर जिन्ना टर्मिनल तक पहुंचना कोई खास मुश्किल नहीं, और यही वजह है कि दहशतगर्दों ने हमले के लिए ये रास्ता चुना। वैसे भी यहाँ हमेशा से जिन्ना टर्मिनल के मुकाबले में कम सिक्योरिटी होती है, यानी इट वॉज अ सॉफ्ट एंट्रेंस इनटू अ हार्ड टारगेट। तो इस रात पुराने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर हवलदार आजम खान की ड्यूटी थी। स्टाफ के जाने पहचाने चेहरे आजम खान को सलाम करते, कार्ड दिखाते और अंदर दाखिल हो जाते। लेकिन फिर अचानक गेट के सामने एक IAS आकर रुका, जिसमें कुछ अनजाने से चेहरे थे। एन उसी वक्त क्राइम रिपोर्टर कामिल आरिफ शारा फैसल के एक होटल में अपने सिंध पुलिस के कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे कि अचानक उनके मोबाइल पर घंटी बजी। पहली बार तो उन्होंने कॉल इग्नोर कर दी, लेकिन मोबाइल खामोश नहीं हुआ, वापस उसी नंबर से कॉल आई। कामिल समझ गए कुछ गड़बड़ है। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो फ़ोन उठाते ही उसका पहला जुमला ये था, कामिल भाई एयरपोर्ट पे हमला हो गया। मैंने कहा आर यू श्योर? कह रहा है हाँ हाँ बस आपको मैं बता दिया, और ये कह के उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद बस जो तरीक़ेकार होता है, क्योंकि मैं खुद इस एरिए के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठा था, एयरपोर्ट भी इसी एरिए के करीब ही है, तो मैंने उसको बोला तो उसने अपने जो वायरलेस सेट होता है उसके ऊपर खोला तो कहना यार कोई इस पर वायरलेस पे तो एंट्री नहीं है अभी, तो तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा यार पता चला है। उसने कहा यार एरिया तो हमारा ही लगता है, मतलब अल्टीमेटली हमें जाना है। तो मैंने कहा यार बस अभी सब छोड़ते हैं, पहले ना वहाँ चलते हैं, एयरपोर्ट जाके देख लेते हैं कितनी दूर है। अब इतनी देर पहले किसी को फ़ोन करें, फ़ोन के बाद फिर पता चले, फिर कुछ तस्दीक हो। उधर एयरपोर्ट पर आजम खान इसी IAS को गौर से देख रहा था कि अचानक इस गाड़ी से लोग उतरना शुरू हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे 10 अफराद इस IAS से बाहर आए, और ना तो उनका हुलिया मुसाफिरों जैसा था और ना ही उनके हाथों में कोई सूटकेसेस और बैग्स थे। ये 10 के 10 लोग ASF की यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे और उनके हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स और कंधों पर रॉकेट लॉन्चर्स थे, और फिर उन्होंने फायर खोल दिया। सिक्योरिटी वाले परेशान थे कि कौन उनका साथी है और कौन दहशतगर्द, क्योंकि यूनिफॉर्म तो सबने एक जैसा ही पहना था। आजम और उसके साथियों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन नौजवान बढ़ते चले जा रहे थे कि अचानक आजम की नज़र दहशतगर्दों के जूतों पर गई। ASF एहलकार काले फौजी बूट्स पहनते थे, लेकिन उन दहशतगर्दों ने सफ़ेद जॉगर्स पहने हुए थे। सिर्फ वर्दी का धोखा दे रहे थे वो, लेकिन शूज़ वाइट कलर के जॉगर पहने हुए थे और रॉकेट लॉन्चर कंधे पे था और पीछे एक बैग पहना हुआ था, शोल्डर बैग। जैसे दहशतगर्द को हमने देखा तो हम सब ने इकट्ठा फायर उस पर खोल दिया। उधर पुराने एयरपोर्ट पर होने वाले धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें जिन्ना टर्मिनल की दरो दीवार भी हिलाने लगी। शदीद पैनिक शुरू हो गया, मुसाफिर इधर उधर भागने लगे।
कॉल्स करना शुरू कर दी कि कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट पर लगे टीवी स्क्रीन्स पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों का हमला। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई। फायरिंग का तबादला जारी है। फोर्सेस ने एयरपोर्ट के चारों तरफ से घेर लिया है। इसी दौरान कामिल की गाड़ी स्टार गेट तक पहुंच चुकी थी। अब एयरपोर्ट कुछ ही फासले पर था, लेकिन कामिल को अंदाजा हो गया था कि ही इज रनिंग इनटू द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ऑफ हिज लाइफ। हम थोड़ा सा और आगे गए तो फिर फायरिंग की आवाज़ों में शिद्दत आती गई, फिर एक एक करके ब्लास्ट होता गया। हर 2-3-4 मिनट बाद फायर के साथ साथ एक ब्लास्ट हो रहा था। ये भी क्लैरिटी आ गई कि ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, ये पुराना एयरपोर्ट है। तो हम पुराने एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया से अंदर चले गए। एयरपोर्ट के अंदर जंग का समा था। गेट पर तैनात ASF ने तो दहशतगर्दों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनको मजीद मदद की ज़रूरत थी। उनके साथी शहीद होते जा रहे थे। अभी रेंजर्स और फौज मौके पर नहीं पहुंची थी, इसीलिए जो करना था उन्होंने ही करना था। तमाम टीमों को हुक्म मिला कि फ़ौरन फोकर गेट पर पहुंचे। तकरीबन 11-11:15 बजे के टाइम में कॉल महसूल हुई कि फोकर गेट पर हमला हो गया। सामने देखा तो 3 दहशतगर्द आ रहे थे। हम जोगर से पहचाने कि ये ASF का स्टाफ नहीं है, ये टेररिस्ट है। तो उनकी जैकेट, पीछे जैकेट जिस तरह उन्होंने वो लगाई हुई थी, सुसाइड जैकेट लगाई थी, वो हमें नज़र आई। तो मैंने फायर किया तो पहले टेररिस्ट के सर में गोली मारी, वो गिरा। तो दूसरा पीछे की तरफ भागा फोकर गेट की तरफ, उस पर मैंने और नसीब ने फायर किया। तो हम लोगों ने वो उसकी जैकेट पड़ गई और वो ब्लास्ट हो गया। एयरपोर्ट पर सायरन बज गए, रनवे को बंद कर दिया गया और जहाज़ों में बैठे अक्सर मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया गया। दहशतगर्दों की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह रनवे तक पहुंचकर किसी पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया जाए। उनके पास फोर्सेस को एंगेज रखने का पूरा प्लान था। उन्होंने 2-2 अफराद की टोलियां बनाई और मुख्तलिफ जगहों से हमले शुरू कर दिए। उधर ASF की मदद के लिए दीगर फोर्सेस भी पहुंच गई थी, लेकिन इतने बड़े एरिया में 10 दहशतगर्दों को पिन पॉइंट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल काम था। एक तरफ ASF, CTD, रेंजर्स, पुलिस और आर्मी, दूसरी तरफ वो 10 दहशतगर्द। एक अजीब सूरत हाल थी, बस हर तरफ गोलियां चल रही थी। जो पुलिस अफसर एक पहला अंदर गया तो मैंने उसको फ़ोन किया तो कि भाई मैं अंदर चला गया तो ये मुझे अंदर की सूरत हाल बताएगा। हम बाहर खड़े हैं और एयरपोर्ट के अंदर सब हो रहा है। अब आप बाहर से सिर्फ आप आवाज़ें सुन सकते हैं, अंदर क्या है वो आपको नहीं पता। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार इसको फ़ोन करता हूँ। तो 2-4 दफ़ा उसने लाइन काटी। तो पहले मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा यार इसको कोई गोली शोली लग गई है, फ़ोन नहीं उठा रहा। तो फिर उसने मुझे फ़ोन उठाया और मैंने कहा तुम किधर हो? कह रहा यार मैं ना एक जहाज़ के कॉर्नर पे आके बैठ गया हूँ और अंदर जो है ना कोई 5-6 लोग हैं और वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और उनके पास ना मैंने देखा है कोई ग्रेनेड शनेड भी हैं और पूरे बैग उन्होंने हैंग किए हुए और वो फायरिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम किधर हो? कह रहा है मैं और एक गनमैन है, हम इधर बैठे हुए एंगेज कर रहे हैं और बाकी जब तक नफरी नहीं आती हम ये कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अभी कि क्या पोजीशन क्या है अंदर की? कहना कि यार एक तो लाइट्स हैं, दूसरी बात ये अब हर तरफ से फायर हो रहा है। अब इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम पुलिस वाले भी फायर कर रहे हैं, उधर से वो भी कर रहे हैं, तो अब पता नहीं चल रहा कौन किसके ऊपर गोलियां चला रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उधर से ASF वाले फायर कर रहे हैं, इधर से पुलिस वाले एंट्री दे चुके हैं, उधर से सिविल ड्रेस के अंदर लोग जा चुके हैं, इधर से CDT वाले दाखिल हो रहे हैं, उधर से रेंजर्स वाले आ रहे हैं। तो अब कह रहा है क्रॉस फायर के अंदर कोई समझ में नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर सारे सिविल ड्रेस के अंदर लोग हैं। बाहर मौजूद लोगों को सिर्फ फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। सबके जहन में खौफनाक ख्यालात आ रहे थे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। मुसाफिर और अमले के घर वालों में बेचैनी थी कि उनके प्यारे किस हाल में होंगे। सबकी बस एक ही दुआ थी कि कोई बड़ा नुकसान ना हो। इतना ख़तरनाक था कि आपकी फायरिंग की आवाज़ तो ये समझें कि बिल्कुल ऐसे हो गया था कि फायरिंग तो बस अब हो ही रही है ना, मतलब रुक ही नहीं रही। लेकिन हर थोड़ी बहुत देर बाद जो ब्लास्ट हो रहा था, अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि एयरपोर्ट को इन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया है, एयरपोर्ट में मुसाफिर हैं उनको हाईजैक कर लिया है, एयरपोर्ट में क्या अंदर जहाज़ को तबाह कर रहे हैं, किसी जहाज़ को में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर ऐसी कोई शख्सियत है जिसको अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इनका टारगेट क्या है? रात भर ये लड़ाई जारी रही। दहशतगर्दों के रनवे की तरफ बढ़ने की हर कोशिश नाकाम बना दी गई। दहशतगर्दों की टोलियां जैसे ही आगे बढ़ती, फोर्सेस इन्हें घेर लेती। एक दहशतनाक मंजर था, चारों तरफ से फायरिंग की आवाज़ें और हर लम्हा गिरते हुए दहशतगर्द। लेकिन कुछ दहशतगर्द खुदकश जैकेट भी पहने हुए थे। जैसे ही घेराव होता वो खुद को धमाके से उड़ा देते। हर तरफ धुआं, खून, बारूद की बू और चीखें। फजर के आसपास 2 दहशतगर्द किसी न किसी तरह रनवे के करीब जा पहुंचे। उन्होंने जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की,
लेकिन फिर अचानक एक दहशतगर्द की चीख सुनाई दी और साथ ही फायरिंग बंद हो गई। 10 घंटे तक जारी रहने वाला खून और बारूद का खेल थम गया। लेकिन ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था, अब असल इम्तिहान शुरू हुआ था। फोर्सेस को खदशा था कि कहीं कोई दहशतगर्द एयरपोर्ट के किसी कोने में छुपा हुआ तो नहीं है। फोर्सेस के जवान इंतहाई एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। हर दरवाज़ा, हर हॉल, हर कमरा चेक किया जा रहा था। हर जगह से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्लियर है सर। फिर बिलाखिर एक फाइनल कॉल सुनाई दी, इट्स ऑल क्लियर सर। ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल हो चुका था। सुबह होने से पहले सारे दहशतगर्द मारे जा चुके थे। दिन निकलते ही सिक्योरिटी हुकाम ने मीडिया ब्रीफिंग देना शुरू की। लेकिन इसी मुकाम के करीब जहां ब्रीफिंग जारी थी, एक और सानिया जन्म ले रहा था। हुआ कुछ यूं कि जब दहशतगर्द एयरपोर्ट में दाखिल हुए तो अमले में भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए जिसको जहां जगह मिली वहीं छुप गया। इसी स्ट्रगल में कुछ लोग कार्गो टर्मिनल के कोल्ड स्टोरेज में जाकर छुप गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो अब इस कोल्ड स्टोरेज से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दहशतगर्दों के मुकाबले के दरमियान कोल्ड स्टोरेज को भी निशाना बनाया गया, जिससे वहां आग लग गई। अंदर लोग जिंदा जलते रहे। बाहर मीडिया रिपोर्टर्स चीख चीख कर सिक्योरिटी फोर्सेस को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कोल्ड स्टोरेज में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इस वाकये को तकरीबन 24 घंटे होने को हैं, मगर अभी तक उनके बुरसा फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं अंदर से हमें निकालो, कॉलें कर रहे हैं। कुछ पर्दा कर रहे हो जैसा ये, आप चाहे दुआ करें, बस ये होता रहा, अंदर कुछ भी नहीं। कुर्सियों पे टांग रख के बैठे हुए थे। आप इनकी शक्लें देखें, इनके रिश्तेदार अंदर है, जल रहे हैं गर्मी में, सारा दिन चीखते रहे सुबह 6 बजे तक, लानत ऐसी कुर्सी पर, लानत ऐसी वजारत पर, लानत ऐसी हुकूमत पर। एयरपोर्ट में दहशतगर्दों के दाखिल होने से लेकर जदीद असलहे लाने तक, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज करने से जवानों की कम नफरी तक, मुसाफिरों के जहाज में फंसने से कोल्ड स्टोरेज में अमवात तक, इस हमले का हर पार्ट, हर मरहला, हर पहलू चीख चीख कर अफसरान की नाकामी और नाअहली की दास्तान सुना रहा था। दहशतगर्दों ने मेन गेट के बजाय फोकर गेट से हमला किया, जहां सिक्योरिटी कम होती है, जिससे पता चलता है कि दहशतगर्दों ने मुकम्मल रैकी के बाद ये हमला किया था। उनको सिक्योरिटी डिटेल से लेकर एयरपोर्ट के अंदरूनी रास्तों तक तमाम मालूमात थी। ये जो हमला था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका होमवर्क था। उन्होंने इसकी रैकी भी की थी, उन्होंने इसकी वीडियोस भी बनाई थी, उन्होंने इधर बैठ के उस जगह को, जिसने प्लान किया था हमला, उसने इस पूरी जगह को कई दिन तक बैठ के देखा होगा। कई दिन तक इधर देखा होगा कि किस टाइम पे कितने लोग ड्यूटी के ऊपर मौजूद होते हैं, कौन किस टाइम पे आता होगा, कौन किस टाइम पे जाता होगा, किस टाइम के ऊपर जो है हमारी सिक्योरिटी थोड़ी कमज़ोर होती होगी। तो ये पूरा होमवर्क था। ये मालूमात उन्होंने कैसे जमा की और वो इतनी आसानी से सारा असलहा लेकर एयरपोर्ट में दाखिल कैसे हुए? इन सवालात के जवाबात खुशदार से कोरंगी तक फैले हुए हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम आपको उज़्बेकिस्तान ले जाते हैं। जी हाँ, सोवियत यूनियन वाला उज़्बेकिस्तान। क्या कह रहे हैं, इसका एयरपोर्ट से क्या ताल्लुक़ है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले दहशतगर्द पाकिस्तानी या अफगानी नहीं, उज़्बेक थे। है ना हैरानी की बात, ये उज़्बेक कराची कैसे पहुँच गए और उन्होंने ये हमला क्यों किया? उज़्बेक दहशतगर्द कराची में क्या कर रहे थे और उनकी पाकिस्तान से क्या दुश्मनी थी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सोवियत यूनियन के ज़माने में उज़्बेकिस्तान भी मज़हब मुखालिफ सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यहाँ मस्जिद बनाना तो दूर की बात, घर में कुरान रखने की भी इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों की अगली नस्ल का मुसलमान रहना ही मुश्किल हो गया। दिहाइयों तक यही हालात रहे, यहाँ तक कि 1951 में सोवियत यूनियन की कुल्हाड़ी उसी के नक्शे पर चली और सुपर पावर का ख्वाब देखने वाली रियासत के कई टुकड़े हो गए। उज़्बेकिस्तान भी 9 आज़ाद ममालिक में शामिल था। सालों से मजहबी पाबंदियों का शिकार, मुसलमान अपने मजहब के हवाले से इनसिक्योर थे। उनकी अब पहली कोशिश यही थी कि इस्लामी निज़ाम नाफिज हो। उज़्बेकिस्तान में ताहिर जान नामी शख्स ने इस्लामी तहरीक शुरू की, लेकिन सोवियत के जाने के बाद भी उज़्बेक मुकम्मल आज़ाद नहीं थे। कारी ताहिर जान ने भी वहाँ पर उस वक्त नौजवानी में उस तहरीक की जो मरकज़ी क़यादत में ये शामिल थे, बल्कि बनाने वालों में से थे। और इन्होंने वहाँ पर एक तहरीक शुरू की, एहतजाज शुरू हुआ, नौजवानों को मुनज़्ज़म किया। और उस तहरीक के हवाले से फिर एक जो रवैया रहता है, कई हम मिडिल ईस्ट में भी देख चुके हैं, मिस्र में उसका मुज़ाहरा हमने देखा, उस तहरीक को भी बज़रिया ताकत कुचला गया। तो उसके नतीजे में इन लिए लोग भी फिर मुसल्लह मज़ाहमत की तरफ गए। और फिर ताहिर जान ने वहाँ पर जो उज़्बेक सदर थे उनके ऊपर भी कातिलाना हमला मुनज़्ज़म किया और इस तरह से एक छोटी मोटी कार्रवाइयाँ वहाँ शुरू हुई। यहाँ से उज़्बेक अस्करियत पसंदी की कहानी शुरू हो गई। उन कार्रवाइयों के बाद उज़्बेकिस्तान में उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, तो ये उज़्बेकिस्तान से ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान से अफ़गानिस्तान पहुँच गए। ये वो ज़माना था
जब अफगानिस्तान में भी मजहबी ग्रुप इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी जो अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करे। यानी ये उज़्बेक के लिए परफेक्ट माहौल था। ये ना सिर्फ यहाँ आबाद हुए बल्कि बहुत जल्द मुल्ला उमर के करीब भी हो गए। वहाँ पर मुल्ला उमर के साथ इनका एक ताल्लुक़ बना और ये शुमाली अफ़गानिस्तान में जो उज़्बेक जंगजू थे उन्होंने अफ़गान तालिबान की सफ़ों में शामिल होकर बड़ी बेजिगरी का मुजाहरा किया और वहाँ पर बड़ी बड़ी जंगें लड़ी इन्होंने। और वहाँ की शुमाली अफ़गानिस्तान की फ़तह में उज़्बेकों का एक बहुत बड़ा किरदार था। और उस वक्त जो उज़्बेक यहाँ पर थे उनकी क़यादत थी जुमा नेमनगानी के पास, और कारी ताहिर जान ये भी उनके साथियों में शामिल थे। तो जुमा नेमनगानी की सरबराही में और ये जो उज़्बेक वहाँ मौजूद थे, इन्होंने एक ज़बरदस्त जंग लड़ी और फिर उस फतूहात के बाद वहाँ पर उन इलाक़ों में मुल्ला उमर ने इनका कंट्रोल भी इनके हाथ में रहने दिया। यानी कई इलाक़ों में इनको अहम मनासिब दिए गए, तो ये उस इलाके को समझते थे। उज़्बेक अब अफ़गान जंग के कानूस में एक अहम हिस्सा और तालिबान के हम कदम बन गए। तालिबान से दोस्ती के बाद उज़्बेकों का वज़ीरिस्तान पहुंचना कोई अचंभे की बात नहीं है। वज़ीरिस्तान में उज़्बेक अस्करियत पसंदों की दोस्ती इसी शख्सियत से हो गई जिसका जिक्र हमने इस डॉक्यूमेंट्री के शुरू में किया था। जी हाँ, हकीमुल्लाह महसूद से। अब उज़्बेक दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के हरावल दस्ता थे, लेकिन ये अपने मिजाज और अकीदे में तालिबान से भी ज़्यादा सख्त थे। उज़्बेक अपने अकायद में बहुत ज़्यादा सख्त थे। मैं अफ़गानिस्तान में था, एहसानुल्लाह एहसान ने मुझे बताया कि उज़्बेक अपने अकायद में इतने सख्त हैं कि मीरान शाह में सुबह सवेरे जब कसाब जानवर लाते थे ज़बह करने, उसका गोश्त बेचने के लिए, तो ये जो मज़बा खाने थे या जहाँ पर भी जानवर ज़बह होता था तो वहाँ जाकर बजाय मकामी शख्स से अपने हाथ से उसकी क़ुरबानी करते थे, क्योंकि ये समझते थे कि हमारे अकायद बहुत ज़्यादा बेहतर है और दूसरा का अक़ीदा इतना कोई ठीक नहीं है। हालांकि ये वो लोग थे जिन्होंने इनको रहने के लिए जगह फ़राम की थी और वसाइल दिए थे, अपने घर इनके साथ शेयर किए थे, लेकिन इसके बावजूद इनकी सख्ती का यह आलम था। उज़्बेक और तालिबान का इत्तेहाद बड़ा दिलचस्प था। उज़्बेकों को तालिबान की सूरत में मेज़बान मिल गए, उनके इलाके में दर बदर उज़्बेकों को पनाह मिल गई और तालिबान को उज़्बेकों की शक्ल में मजबूत और जान लड़ा देने वाले जंगजू मिल गए। यूँ पाकिस्तान के लिए दोनों ग्रुपों का लीथल कॉम्बिनेशन बन गया। फिर वक्त के साथ साथ उज़्बेकों का अपना नेटवर्क भी वसी होने लगा, यहाँ तक कि कराची में भी उनके रवाबित शुरू हो गए। जी हाँ, इसी कराची में जहाँ ये एक बड़ा हमला करने वाले थे। पाकिस्तान से इनको एक बरमी आलिम दीन मुफ्ती अबू ज़र की शक्ल में मिलते हैं। मुफ्ती अबू ज़र का वैसे तो वो बरमीउन नस्ल हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ कराची से, और वो कराची में मेरा ख़्याल है कि जामिया फ़ारूक़िया में उस्ताद भी रहे, और वो उज़्बेकों के साथ पहले दिन से ही कनेक्ट हो गए। तो उज़्बेकों के साथ मिलकर काम करना, उनके लिए पाकिस्तान में राहें हमवार करना, फ़ंड जमा करना, यहाँ तक के लोगों को, आम जो लोग थे वो अगर भर्ती होने जाते थे तो मुफ्ती अबू ज़र उनको इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान का हिस्सा बनाते थे। उज़्बेकों का कराची में नेटवर्क बढ़ रहा था और तालिबान से दोस्ती भी मजबूत हो रही थी। इसी दौरान वो वाक़या हो गया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। 1 नवंबर 2013 को हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन हमले में मारे गए। ये तालिबान और उज़्बेक दोनों के लिए बड़ा धचका था। इसीलिए जब बदला लेने की मंसूबाबंदी हुई तो दोनों ग्रुप इसमें शामिल थे। उज़्बेक दहशतगर्द पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के एयरपोर्ट को निशाना बनाने का प्लान बना रहे थे और इसी के लिए उनका कराची में मौजूद नेटवर्क काम आ रहा था। आपको याद है ना, हमने शुरू में हकीमुल्लाह महसूद के कत्ल का जिक्र किया था। ये हमला उसी कत्ल का बदला था और ये बदला सिर्फ उज़्बेक नहीं, तालिबान, अल-कायदा और लश्कर-ए-जंगी भी लेना चाहते थे। यानी ये एक मुश्तरका मिशन था। अब वक्त है हम आपको इस मुश्तरका मिशन के मास्टरमाइंड से मिलवाएं। कराची का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट और लश्कर-ए-जंगी का रहनुमा, बिन लादेन का पाकिस्तानी वर्जन, अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी। अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी 26 अक्टूबर 1971 को कराची के इलाके नाज़माबाद में पैदा हुआ। नईम ने 1989 में मोहम्मदी बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़माबाद से मैट्रिक किया और फिर वो अपने मामू के जनरल स्टोर पर काम करने लगा। 1996 में वो 25 साल का था जब उसने नागन चौरंगी पर मौजूद सिपाही साहबा की सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में जुम्मा पढ़ना शुरू किया। ये बात जहन में रखें कि ये वही ज़माना था
जब कराची में सेक्टेरियन किलिंग्स अपने उरूज पर थीं। लाशें उठा उठाकर दोनों तरफ जज्बात खासे भड़के हुए। इस माहौल में वो मौलाना आज़म तारिक के भड़कीले बयानात सुनकर सिपाही साहबा का बाकायदा कारकुन बन गया। मगर 25 साल के जज्बाती नईम के लिए सिर्फ पोस्टर लगाना और चंदा जमा करना काफ़ी नहीं था। 1998 में उसने सिपाही साहबा से अलहदा होकर बनने वाली नई तंजीम लश्कर जंगवी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बानियों में रियाज बसरा, अकरम लाहौरी और मलिक इसहाक शामिल थे। इसी साल वो अफ़गानिस्तान के मशरकी इलाके खोस्त में अस्करी तरबियत के लिए गया, जहाँ 40 दिन के दौरान ना सिर्फ जिस्मानी और हथियारों की तरबियत हासिल की बल्कि जिहाद की जहन साजी पर मुश्तमिल लेक्चर्स भी सुने। 1999 में इसकी मुलाकात कलअदम हरकत अल जिहाद अल इस्लामी के रहनुमा अमजद फारूकी से हुई। अगले ही साल रियाज बसरा ने इसे अपनी टीम में शामिल होने की पेशकश की। 2001 में अफ़गानिस्तान में इसकी मुलाकात मतलूब तरीन दहशतगर्द मतीउर रहमान से हुई, जो अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल के अगवा और कत्ल में मुलविस था। अताउर रहमान, नईम बुखारी, अबू हारिस, अब्दुल्ला, एहसन बिलाल, लाला, भाई साहब और ग़ुलाम मोहम्मद, ये वो मुख्तलिफ नाम हैं जिन्हें वो अपनी शनाख्त के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। इसके पास 7 मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड्स भी थे। आखिरी शनाख्ती कार्ड ग़ुलाम मोहम्मद वल फ़कीर मोहम्मद के नाम से 6 नवंबर 2014 को जारी हुआ, जिसकी मियाद 2021 तक थी। और इस सब के बाद इसके नाम नाज़माबाद में 6 दुकानें भी थीं जो किराए पर दी हुई थी। आप नईम बुखारी को तो अब जान गए होंगे। एयरपोर्ट अटैक की मज़ीद कहानी जानते हैं मुकर्रम से। 2002 में डैनियल पर्ल के कत्ल के बाद रेंजर्स ने इसे गुलशन इकबाल से गिरफ्तार किया, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत इकट्ठे नहीं किए जा सके। इसे अगले 7 साल तक गैर कानूनी असला रखने जैसे छोटे से जुर्म में अंदर रखा गया, लेकिन 8 साल बाद वो बिलाखिर 2010 में रिहा हो गया। बेसिकली टीटीपी IMU इसमें थे, लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड था वो था लश्कर जंगवी का जो अमीर था अताउर रहमान उर्फ जिसको कहते हैं नईम बुखारी, एक बहुत मशहूर और एक बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर टेररिस्ट जो है वो था, जिसका अरेस्ट जो तकरीबन 2016 में जो है वो अरेस्ट हुआ था इस एयरपोर्ट अटैक के 2 साल बाद, और जिसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI SPR ने जो की थी, और अपने 2 साथियों के साथ साबिर मुन्ना और फारूक भट्टी के साथ ये गिरफ्तार हुआ था। इतनी लंबी कैद ने इसे तोड़ने के बजाय और इंतहा पसंद बना दिया, और अगले चंद सालों में उसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे खतरनाक दहशतगर्द हमले प्लान और एग्जीक्यूट किए। PNS मेहरान बेस अटैक 22 मई 2011, कामरा एयर बेस पर हमला 16 अगस्त 2012, सक्खर में ISI के दफ्तर पर हमला 24 जुलाई 2013 और कराची एयरपोर्ट पर हमला 8 जून 2014। हुआ कुछ यूं कि रिहाई के बाद वो 2012 में शुमाली वजीरिस्तान चला गया। चंद माह बाद वापस कराची आया और अपनी बहन के साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में रहने लगा। इसी दौरान सिक्योरिटी इदारों को उसकी मौजूदगी का इल्म हुआ, जिस पर वो दोबारा शुमाली वजीरिस्तान फरार हो गया, जबकि उसका ख़ानदान कराची में ही रहा। 2014 में वो दोबारा कराची आया और फिर यहीं से फरवरी 2016 में एक बार फिर गिरफ्तार हो गया। नईम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि राब्तों के लिए सिर्फ PCO का सहारा लेता, और कभी एक PCO को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। उसका ज़्यादातर सफ़र मोटरसाइकिल पर ही होता था, ताकि आसानी से कहीं भी निकल सके। CTD सिंध की रेड बुक के मुताबिक नईम बुखारी बारूदी मवाद बनाने का माहिर था। सिंध हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी पर 2 करोड़ रुपए यानी तकरीबन $2 लाख इनाम मुकर्रर किया था। चलें वापस एयरपोर्ट अटैक पर चलते हैं। नईम बुखारी को तो आप जान ही गए होंगे। कराची एयरपोर्ट अटैक भी उसी का ब्रेन चाइल्ड था। आइडिया से लेकर भर्तियों तक और रैकी से लेकर ट्रांसपोर्ट फराम करने तक हर काम की निगरानी बुखारी खुद कर रहा था। इस हमले के लिए इसने अलकायदा के थ्रू उज़्बेक्स को जो है वो हायर किया। TTP ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की इनको, और फिर ये वहाँ से इन्होंने ये सारा प्लानिंग की नईम बुखारी ने। और जब ये सारे जमा हुए तो ये सबसे पहले बलूचिस्तान का इलाका है खुजदार, ये वहाँ पर रहे। वहाँ के बाद ये कराची आए, और कराची आने के बाद इन्होंने कोरंगी में एक पुराने जिहादी का घर था, उस घर के अंदर इन्होंने स्टे किया। तकरीबन 2 से 3 दिन इन्होंने उस घर में स्टे किया, और इस स्टे के दौरान जो है वो ये आए भी हैं एयरपोर्ट की तरफ,
और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा इसकी रैकी की है अपने तौर पे, क्योंकि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों की रैकी हो चुकी थी, महीनों से ये काम चल रहा था। लेकिन जब ये खुददार से यहाँ पर कराची आए, कोरंगी में स्टे किया है, तो इन 2-3 दिन के दौरान इन्होंने फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले सारी चीज़ों को फिर से जो है वो तरतीब दिया है, और उसके बाद फिर जाके ये हाईएस में भर के, बाकायदा नईम बुखारी ख़ुद उस हाईएस में मौजूद था और हाईएस में भर के ये सारे लोग आए थे। जी हाँ, दहशतगर्दों ने बगैर किसी रोक टोक के आराम से कोरंगी से लेकर एयरपोर्ट तक का सफ़र किया, लेकिन वो एयरपोर्ट में दाखिल एयरपोर्ट से मुतसिल कच्ची आबादी से हुए। पहलवान गोट जो ज़माने में मिनी वज़ीरिस्तान बना हुआ था, हालात ये थे कि आम लोग मगरिब के बाद उस इलाके में जाने से भी डरते थे। गैंग वार की मंसूबाबंदी से टारगेट किलिंग के अहदाफ तक सब यहाँ डिस्कस होते थे, एयरपोर्ट से चंद कदम के फासले पर। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एयरपोर्ट के जितने भी आप इतराफ़ की आबादी देखें, वो आपको 70 और 60% स्लम एरियाज़ की मिलेगी। यानी कि स्लम एरियाज़ का मतलब है कच्ची आबादी के ऊपर डेवलप हुआ, और अगर पक्की उसको बाद में आप ये कह लें डेवलप कर भी लिया गया तो बहुत भयंगम तरीके से आबाद किया गया। यानी कि वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क था, वो सिक्योरिटी रिस्क है और आने वाले दिनों में भी सिक्योरिटी रिस्क रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट के एतराफ़ में आप जब स्लम एरियाज़ बना देंगे, आप कच्ची आबादियाँ बना देंगे, अब जिसमें पठान कॉलोनी हो गई, ये जो पहलवान गोट वाला सारा एरिया हो गया, ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ साथ के एरियाज़ है ना, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं हमारे सब कुछ जानने वाले इदारों को ये सब पता नहीं था? बिल्कुल पता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया था कि पहलवान गोट और भटिया आबाद की कच्ची आबादियाँ कराची एयरपोर्ट के लिए ख़तरा हैं, यहाँ से हमला हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंस होने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया गया। हमले के बाद सिंध के वज़ीर आला कायम अली शाह और वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए, वही घिसे पिटे इल्ज़ाम कि हमने तो बता दिया था कुछ हो सकता है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अब गफलत किसी की भी हो, नुकसान पाकिस्तान का हुआ। 2014 से 2025 में आज हम बैठे हैं, तो हुकूमत ने जो फैसले करने थे उन स्लम एरियाज़ को लेके, एयरपोर्ट की सराउंडिंग्स को मॉनिटर करने के हवाले से, जितने भी लोग वहाँ के रह लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन फार्मूला क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आज भी सवालिया निशान है। और हम ये बात कर ही रहे हैं तो आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। आप जिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट गए हैं तो आपने देखा होगा कि दाखिल होने से पहले हर गाड़ी को बम डिटेक्टर स्टिक से चेक किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गाड़ी में कोई बम तो नहीं है। ये मखसूस डिवाइस जो हमारे ASF के एहलकार इस्तेमाल करते हैं, वो कई साल पहले बेफायदा साबित हो चुकी है। बरतानिया की अदालत में साबित हो चुका है कि ये डिवाइस फ्रॉड है। इसको बनाने वाले जेम्स मैककॉर्मिक को बरतानवी अदालत 10 साल कैद की सज़ा सुना चुकी है। जी हाँ, एयरपोर्ट अटैक से 1 साल पहले इस फ्रॉड का मुकदमा ख़त्म हो चुका था, सज़ाएं मिल चुकी थीं, लेकिन हमले के वक्त तो क्या, आज भी कराची एयरपोर्ट पर यही डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं। कराची एयरपोर्ट पर हमले को 11 साल हो गए, लेकिन कच्ची आबादियां आज भी वैसी की वैसी ही हैं। दहशतगर्दी का खात्मा आज भी एक ख्वाब है। 2024 में कराची एयरपोर्ट के बाहर एक बार फिर हमला हुआ, एक बार फिर दुनिया में खबर चली, टेररिस्ट अटैक ऑन कराची एयरपोर्ट। वही अलमिया, वही दास्तान और वही गर्दाब जिसमें हम सालों से फंसे हुए हैं।